हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा स्पेशल है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो बेटियां हैं उसमें पिता की प्रॉपर्टी में कितना हक होता है और अगर बंटवारा करना है तो वो उसकी हकदार होती हैं या फिर नहीं होती, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऐसा फैसला आया है जिसमें 5 ऐसे रीज़न हैं जहां पे प्रॉपर्टी के अगर आप बंटवारा कर रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो बेटियां हैं उनका पिता की प्रॉपर्टी पे कितना अधिकार होता है। बिल्कुल विनय जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस लिया और 5 समस्याएं बताई, तो वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि ऐसी कंडीशंस होती हैं। हम केस स्टडी के साथ डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे जहां पर आपके बंटवारे में आपको समस्या ना हो। और कुछ ऐसी कंडीशन रहती हैं कि बेटियां चाहते हुए भी हक नहीं जता पाती हैं या बेटियों को अधिकार नहीं मिल पाता है। हालांकि अगर हम हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 की बात करें, जहां पर अमेंडमेंट हुई थी, उसकी अगर हम बात करें विनय जी, तो वहां पर बेटियों को पूरा अधिकार दिया गया है। चाहे बेटियां आपकी शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, बेटी का पिता की संपत्ति में पूरा हिस्सेदारी होती है। बेटों के बराबर बेटियों का भी हक होता है विनय जी, अगर हम बात करें। इसके अलावा एसेट्स की अगर हम बात करें विनय जी, आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी एक एसेट नहीं होता। आपके पिता का बैंक अकाउंट, एफडी, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इंश्योरेंस अगर उन्होंने करवाया हुआ है, कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, इन सारे एसेट्स के डिवीजन पे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। और इनको नॉमिनी कई बार पैसे ले लेता है या अगर नॉमिनी डिवीजन भी कर लेता है तब भी उसको समस्या हो जाती है। तो इन सभी विषयों पे बारीकी से जानेंगे और मुख्य रूप से बेटियों के अधिकार की आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विनय जी। तो अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे ये प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो हमारी ये प्रॉपर्टी है ये इसका बंटवारा किस आधार पे होता है। विनय जी, इसमें 2 आधार पे आपका डिवीजन होगा। सबसे पहले विल रहता है। अगर विल बनी है तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं, आप इजीली अपने डिवीजन कर पाते हैं। पर अगर विल नहीं बनी है, अगर आपके पेरेंट्स ने विल नहीं बनाई है, तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम होती हैं। और उस केस में कुछ कानून बनाए गए हैं। 1925 एक्ट की अगर हम बात करें, इसके बाद 1956 एक्ट की, हिंदू सेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें, तो वहां पर कुछ चेंजेस आए थे, अमेंडमेंट किए गए हैं 2005 में, जिसमें बेटियों को अधिकार दिया गया है। तो बिल्कुल इसके अलावा जैसे हमने बात करी, कुछ कंडीशंस भी रहेंगी जिसमें बेटियों को ध्यान रखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ बता दिया है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में अगर आपके पास कोई बेटा नहीं है, तब भी भतीजों और पहले क्या होता था कि सिर्फ बेटों या भतीजों को वंश बढ़ाने के लिए माना जाता था, बेटे नहीं है तो भतीजों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पुत्र नहीं होता है तो पुत्री ही आपके संपत्ति की मालिक होगी, उसको पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मिलेगी एज ए लीगल हायर। 1 की अगर हम बात करें, क्लास 1 और क्लास 2 तरीके से आपके लीगल हायर बनते हैं, ये भी आपको समझना होगा। और बेटियां को भी पिता का वंश बढ़ाने के तरह माना जाता है। तो सबसे पहले विनय जी, इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी यहाँ पर, लीगल हायर क्लास 1 कौन से होते हैं, जिनका सबसे पहले आपकी विल की अब्सेंस में प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है, आपके डिवाइड हो जाती है प्रॉपर्टी। बेटों की बात करें, बेटियों की बात करें, आपके स्पाउस की बात करें, विडो की अगर हम बात करें, उसके अलावा मदर, यहाँ पे ध्यान रखें मदर को रखा गया है, वो भी आपकी लीगल हायर क्लास 1 में आती है। अगर पूरी लिस्ट आपके सामने है विनय जी, क्लास 2 की बात करें, अगर क्लास 1 का कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहता है, तो उस केस में क्लास 2 पे जाते हैं आपकी प्रॉपर्टी जो डिवाइड होती है, जिसमें फादर, सन्स, डॉटर, सन की अगर हम बात करें, ब्रदर, सिस्टर, ये इंक्लूड होते हैं विनय जी। बाकी लिस्ट आपके सामने है, तो ये ध्यान रखें, आपको लीगल हायर 1 में आपको क्लास 1 में डिवाइड करनी होती है प्रॉपर्टी विनय जी। तो यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा कि किस कंडीशन में, अगर मैं बात करूँ कि किस कंडीशन में संपत्ति के बंटवारे में मुझे प्रॉब्लम आ सकती है और जो बेटियां हैं वो क्लेम नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी पर। बिल्कुल विनय जी, सबसे पहले रूल जानते हैं, जब तक पर्सन जिंदा है, क्योंकि काफी लोग ये प्रेशर बनाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। हालांकि कुछ लोग जीवित होते हैं, बेटे कहते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो बताना चाहूंगा, जब तक व्यक्ति जीवित है, लीगल हायर उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखें विनय जी। दूसरी चीज, जब तक मदर और फादर जीवित हैं, उस केस में अगर वो अपनी प्रॉपर्टी, कैश, ज्वेलरी या कोई भी मनी किसी एक अपने बच्चे को दे देते हैं गिफ्ट के माध्यम से, यहां पर ध्यान रखना है, गिफ्ट के माध्यम से विनय जी, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी या कैश, ज्वेलरी दे दी जाती है, उसका बाद में
डॉटर बेटी या बेटे या लीगल हायर क्लेम नहीं कर पाएंगे पेरेंट्स की डेथ के बाद। तो यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा जीवित रहते हुए वो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से किसी को भी दे सकते हैं। अगर गिफ्ट डीड नहीं बनी है तो आप वापस क्लेम कर सकते हैं लीगल हायर की तरह, कोर्ट के माध्यम से आपको वो सारा पैसा वापस मिल जाएगा। इसीलिए जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हैं या अपने पेरेंट्स से लेते हैं तो इंश्योर करें आप गिफ्ट डीड बनवा लें। इसके अलावा जो एसेट विल के माध्यम से दे दिया जाता है, अगर किसी ने अपनी वसीयत लिख दी है तो उसके बाद वसीयत में जिसको देने के लिए लीगल हायर बनाया जाता है, सारी संपत्ति या डिवाइड किया जाता है तो उनको मिल जाती है। उस केस में अगर बेटियों का नाम वसीयत में इंक्लूड नहीं है तो बेटियां उसको क्लेम नहीं कर पाएंगी, अपनी पिता की संपत्ति से वंचित रहेंगी अगर वसीयत में उनका नाम नहीं है। इसके अलावा काफी ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रचलन है कि बेटियों को कहा जाता है, कंसेंट लिया जाता है जब भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, वो कंसेंट दे देती हैं कि हमें ये हिस्सा नहीं चाहिए, भाई लोग अपने इसमें डिवीजन कर ले। अगर वो एक बार कंसेंट दे देती है तो उसके बाद फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम वापस नहीं ले पाएंगी। तो ये कुछ रूल है जिसके हिसाब से आपको क्लेम में फ्यूचर में दिक्कत आएगी, तो इन रूल्स को आप ध्यान से समझ लें विनय जी। तो अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी एसेट जो कि मैं यहाँ पे ज़मीन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बैंक एफडी होगी, पीपीएफ हो गया, तो उस केस में अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो बैंक में पैसा पड़ा है या फिर पीपीएफ है तो उसके बंटवारे में क्या क्या आपको कैसे डिवीजन किया जा सकता है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम विनय जी यही आती है नॉलेज के अभाव में, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, वो अपना हक छोड़ देते हैं और कुछ लोग तो पैसे डिवाइड करने के बाद में भी दुविधा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक नॉमिनी वर्ड यूज किया जाता है विनय जी, चाहे बैंक हो, पीपीएफ हो, पोस्ट ऑफिस से हो, या अगर इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस से क्लेम आना है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो नॉमिनी को पैसा दे देता है क्योंकि वहां पर नॉमिनी लिखा हुआ है, नॉमिनी को जाके क्लेम करेगा, वो पैसा मिल जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है नॉमिनी सिर्फ कस्टोडियन है, वो उस पैसे का हकदार नहीं है। ये नॉलेज का अभाव लोगों को होता है। लीगल हायर आपकी विल से आता है या क्लास 1 की जो हमने बात की थी विनय जी लीगल हायर की, वहां से आता है अगर विल नहीं है। तो लीगल हायर जो होता है आपका, वो नॉमिनी से अपना पैसा क्लेम करेगा। नॉमिनी का सिर्फ फर्ज इतना है कि वो बैंक से पैसा लेके आएगा और लीगल हायर को दे देगा। हालांकि बहुत से केसेस में नॉमिनी और क्लास 1 लीगल हायर सेम होते हैं, पर अगर ऐसा नहीं है तो बेटियां भी अपना पैसा मांग सकती हैं, चाहे नॉमिनी बेटे ही क्यों ना हो, क्योंकि वो लीगल हायर है, नॉमिनी को पैसा डिवाइड करना होता है विनय जी। अगर नॉमिनी ऐसा नहीं करता है आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर नॉमिनी भी नहीं है विनय जी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका पैसा लीगल हायर की डेफिनेशन के साथ क्लेम होगा बैंक में, थोड़ा प्रोसीजर लंबा होगा, उस केस में आप क्लेम करेंगे। अब मैं नॉमिनी को सिक्योर करना चाहता हूं, नॉमिनी अगर प्रॉपर रूल के हिसाब से सारा पैसा डिवाइड कर देता है, लेकिन हम सब जानते हैं बाद में उसको समस्या ना हो, तो वो रिसीविंग डॉक्यूमेंट पे, अगर हम एक स्टाम्प पेपर की बात करें, वहां पर रिसीविंग जरूर लें ताकि वो बताएं कि जो पैसा मैंने डिवाइड किया था, जिसको मिलना चाहिए था लीगल हायर को, उसने रिसीव कर लिया है, ताकि फ्यूचर में वो नॉमिनी पे क्लेम ना डाले। क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड में तो है कि आप पैसा एज ए नॉमिनी लेके आए हैं, आपने डिवाइड किया या नहीं किया उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो होगी बैंक या फिर एफडीपी। यहाँ पे अब जैसे काफ़ी ट्रेंड चल गया है कि शेयर मार्केट की बात करें या फिर इक्विटी की बात करें, तो इक्विटी के अंदर हम कैसे ये डिवीजन करते हैं प्रॉपर्टी का? इक्विटी में रूल आपके थोड़े डिफरेंट होते हैं विनय जी। यहाँ पर नॉमिनी को पूरे अधिकार दिए गए हैं क्योंकि वहां पर कंपनी एक्ट लगता है विनय जी। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई है कि जिस कंपनी में आप हिस्सेदारी लेते हैं वहां पर कंपनी एक्ट में डीमेट अकाउंट जैसे अगर हम बात करें, वहां के थ्रू अगर आप शेयर्स लेते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में जो कंपनी एक्ट है वो ओवररूल करता है विल को भी, और उसमें कहा गया है नॉमिनी जो है वो हकदार है उस इक्विटी से, जो पैसा निकलेगा, जो इक्विटी ट्रांसफर होगी वो नॉमिनी को होगी विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर मुझे प्रॉपर्टी, जैसे मेरे को कोई केस स्टडी के बारे में बताएं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स प्रॉपर्टी है या फिर मेरे पास ये एसेट है, तो उस केस में मुझे कितना पैसा मिलेगा और मुझे कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी के केस में विनय जी यहाँ पर या तो आपके पास विल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनी नहीं रहता है विनय जी। तो विल है तो काफी इजी है, विल में जिसका नाम लीगल हायर के रूप में लिखा है उसको पैसा मिल जाएगा। पर अगर वो नहीं है तो उस केस में प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए फिर से आपको क्लास 1 लीगल हायर में जाना होगा। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पर काफी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं
प्रॉपर्टी के बंटवारे से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। साथ में बताना चाहूंगा क्लास 1 हायर में बेटियां भी आती हैं, तो प्रॉपर्टी पे उनका भी अधिकार होता है अगर विल नहीं है। तो पहली केस स्टडी मानते हैं, अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है आपकी मदर और फादर के केस में, तो क्या इस केस में बेटियां या बेटे उस प्रॉपर्टी का हकदार होंगे या पूरी प्रॉपर्टी मदर को ट्रांसफर हो जाएगी? ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो बताना चाहूंगा, आपकी मदर अगर ज्वाइंट ओनर है तो 50% उस प्रॉपर्टी में स्टेक की हकदार है, बाकी बचा हुआ 50% लीगल हायर में डिवाइड होगा, जिसमें मदर भी आती है विनय जी। तो बाकी बचा हुआ 50% प्रॉपर्टी का मदर बेटे बेटियों में डिवाइड हो जाएगा। हालांकि क्योंकि मदर के नाम पे है तो बेटे बेटी चाहते हैं कि सारा प्रॉपर्टी मदर के नाम पे पहले ट्रांसफर हो जाए, थोड़ा सिंपल हो जाए, बाद में मदर चाहे तो अपने बाकी लोगों को ट्रांसफर कर सकती है। अगर आपके घर में कुछ डिस्प्यूट है तो आपको मैं बताना चाहूंगा 50% फादर की प्रॉपर्टी का सभी लीगल हायर ले पाएंगे। दूसरी केस स्टडी है कि इन लोग काफी लोग क्लेम कर लेते हैं इंश्योरेंस या बैंक अकाउंट मनी। अगर आपके किसी के बेटे की डेथ हो जाती है तो उस केस में बहू को शायद पैसा नहीं देते हैं, तो उस केस में भी रूल काफी क्लियर है विनय जी। अगर विल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल में जिनका नाम लिखा होगा। हालांकि विल काफी लोग नहीं लिखते हैं, ये गलती कर बैठते हैं। अगर विल नहीं है तो क्लास 1 लीगल हायर को फिर से आपको फॉलो करना है। उस केस में अगर हम सास या ससुर की बात करें तो मदर, सिर्फ मदर ही लीगल हायर कैटेगरी में आती है। तो जो भी इंश्योरेंस का पैसा है, बैंक अकाउंट का पैसा है, वो बहू और मदर जो उनकी है, अगर हम बात करें तो उन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। फादर उसका क्लेम नहीं कर पाएंगे। बाकी लिस्ट आप जरूर देख ले लीगल हायर की और उसके हिसाब से डिवीजन होगा। इस रूल को आप ध्यान रखेंगे जी।